Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिवानी गोस्वामी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फैमिली लॉ पढ़ाती हूँ। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे यहाँ पे 10 लेक्चर्स हिंदू लॉ पे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फैमिली लॉ में हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें हिंदू लॉ एक मेजर और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हिंदू लॉ के लेक्चर्स लेने हैं। आज मेरा तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर्स में, इससे पहले कि मैं तीसरा लेक्चर शुरू करूँ, एक बार जल्दी से हमने क्या क्या किया है मैं एक बार वो दोबारा से बताना चाहूँगी ब्रीफ में। हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट शुरू किया था और मैंने बताया था कि जहाँ तक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सवाल है वो पूरे भारत देश में लागू होता है एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये सभी उन हिंदूज़ पे अप्लाई होता है जो ना तो सिर्फ हिंदू हैं बल्कि वो लोग भी जो इस भारत देश से बाहर चले गए हैं पर उनका डोमिसाइल इंडिया का है। तो जो हिंदू विदेश में रहते हैं पर डोमिसाइल उनका भारत का है, उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदूज़ कौन है, क्योंकि मैंने ये बताया था हिंदू मैरिज एक्ट यानी ये सिर्फ एक्ट जो है हिंदूज़ पे अप्लाई करता है, क्योंकि लॉज 2 तरह के हो सकते हैं, टेरिटोरियल और पर्सनल। क्षेत्रीय टेरिटोरियल यानी जो सब पे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, अगर वो भारत में रहता है तो उसके ऊपर इक्वली यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इंडियन पीनल कोड का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये वर्ड इंडियन यूज़ हो रहा है तो जितने भी भारतीय यहाँ पर हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है या पारसी है, उनके ऊपर सिमिलरली इक्वली अप्लाई होगा। इसके अलावा दूसरी तरह के लॉज होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, जो एक बंदे के रिलीजन पे, उसके कल्चर पे, उसके फेथ को देख के किए जाते हैं। हिंदू लॉ, फैमिली लॉ एक पर्सनल लॉज हैं। और जैसे हिंदू लॉ अगर मैं बोल रही हूँ तो यानी ये सिर्फ हिंदूज़ पे अप्लाई होगा। हिंदू की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ये एक्ट 18 मई 1955 में आया था। क्योंकि डेफिनेशन नहीं है तो हम इसको यूँ करते हैं कि ये किसके ऊपर अप्लाई करता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इन लोगों पे अप्लाई करता है तो हम उनको हिंदू मैरिज, उसको हिंदू बोलते हैं और उसके ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। तो कोई भी जो हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन बाय रिलीजन, उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म हैं, तो इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट होता है हिंदू बाय बर्थ, कि जिस घर में आप पैदा होते हैं, अगर आपके दोनों माता पिता हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू पैदा होगा। उसके बाद अगर कोई भी एक कन्वर्ट होता है तो बच्चा फिर भी हिंदू रहेगा, क्योंकि उसकी पैदाइश के टाइम पे दोनों माँ बाप हिंदू थे। अगर दूसरा स्पाउस भी, मतलब माँ बाप दोनों रिलीजन कन्वर्ट बाद में करते हैं, बच्चा तब भी हिंदू रहेगा अनटिल एंड अनलेस माँ बाप अपने पेरेंटल राइट्स में, अपने राइट्स के अंदर उसका रिलीजन चेंज कर दें। अगर वो नहीं चेंज करते तो बच्चे का रिलीजन हिंदू ही रहेगा। ये वो केस है जहाँ पे दोनों माँ बाप हिंदू हैं। कई बार ऐसे होता है कि शादी के टाइम पे एक हिंदू होता है और एक दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पैदा होगा उसका रिलीजन, हम लोग कहते हैं कि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं तो फादर का रिलीजन ही बच्चे का रिलीजन होता है। उससे इन केसेस में जहाँ पे माँ बाप डिफरेंट रिलीजन के हैं और बच्चा पैदा हुआ है तो उसका रिलीजन उसका ब्रॉटअप डिटर्मिन करेगा कि किस तरह से वो पला बड़ा है। जिस तरह से वो पलेगा बढ़ेगा उस तरह से उसका रिलीजन डिटर्मिन होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का रिलीजन उसके बाप के अकॉर्डिंग ही जाएगा, कि क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोग हिंदू, जो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है और किसी और उससे गवर्न नहीं होते, उनके ऊपर भी हम हिंदू लॉ अप्लाई करते हैं। हमने सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉजेस देखे थे, कई इंपॉर्टेंट, कि कस्टम क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या हैं, सपिंडा कौन होते हैं, फुल ब्लड कौन है, यूटेराइन ब्लड कौन है, कंसैंग्विन ब्लड ब्रदर सिस्टर्स कौन है, इन सब की डेफिनेशंस हम लोगों ने कल देखी थी। उसके बाद अगर हम आते हैं सेक्शन 4 में स्पेसिफिकली दिया गया है कि एक्ट के आने से पहले
कोई भी अगर प्रथा है या कोई लॉ है, अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट जो 18 मई 1955 में आया है उससे इनकंसिस्टेंट है तो उनको जाना पड़ेगा। यानी एक्ट के आने के बाद 18 मई 1955 के आने के बाद सिर्फ ये हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाई होगा जितने भी हिंदूज हैं, और जो भी चीज़ें इसके इनकंसिस्टेंट हैं, चाहे वो कोई प्रथा है, चाहे वो कोई लॉ है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसको जाना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस कोई चीज़ अगर स्पेसिफिकली किसी धारा में मेंशन्ड है तो वो हमें लेनी पड़ेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि सपेंडा रिलेशनशिप में, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आप स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर आपका कस्टम कुछ और अप्रूव करता है तो कस्टम विल ओवरराइड, बट इसके अलावा कहीं पे भी अगर ये चीज़ किसी धारा में मेंशन नहीं है तो यानी हम लोगों को स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चलना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो असेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज बताता है, और वो ये कहता है कि दो हिंदूज के, यानी आप अगर एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज, लड़का और लड़की दोनों हिंदू होना उनका ज़रूरी है, तो यानी एक हिंदू और एक मुसलमान हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकता। इसमें शादी करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों हिंदू होने चाहिए, और हिंदू कौन है अभी अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट की असेंशियल रिक्वायरमेंट, जो असेंशियल कंडीशन है मैरिज की, पहली है कि हम हिंदूज में मोनोगैमी अलाउड है, यानी 1 मैन एंड 1 वुमेन एट वन टाइम। तो हमारे में ना बाइगेमी ना पॉलीगैमी अलाउड है, तो हमें एक टाइम पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि एक पति के साथ 4-4 बीवियां हैं, या हमें हिंदूज में अलाउड नहीं है। एक पति और एक पत्नी अनटिल एंड अनलेस डिवोर्स हो गया है या आपका कोई स्पाउस, आपका जो स्पाउस है जो उसकी डेथ हो गई है, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, बट एट वन टाइम 1 मैन एंड 1 वुमेन। अगर हम अपने स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं तो हमारा जो दूसरा स्पाउस है वो कोर्ट में जा सकता है, और वो बाइगेमी के लिए पहले हमारा इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 494 था, बट अब 82 ऑफ BNS उसके अंदर जा सकता है और उसको पनिशमेंट दिलवा सकता है। सेकेंड, हमने मेंटल डिसऑर्डर किया था। थर्ड, हम लोगों ने बताया था कि एज का क्या रिक्वायरमेंट है। लड़की को 18 साल का होना चाहिए, लड़के को 21 साल का होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 अप्लाई होगा यहाँ पे। लड़की 18 से कम है और लड़का 21 से कम है तो वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज है, यानी जब तक आप उसको एनल नहीं करेंगे वो कंप्लीटली वैलिड मैरिज रहेगी। तो उसको एनल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपके पास 2 साल का टाइम है अकॉर्डिंग टू दिस 2006 एक्ट, तो उसके अंदर आप इस मैरिज को वॉइडेबल करार कर सकते हैं। तो वॉइडेबल ग्राउंड दिया गया है, और भी इसमें कितनी धाराएं हैं, बट तो ये ज़रूरी है कि वैसे 18 और 21 साल का होना चाहिए। चौथा और पांचवा हमने सपेंडा और प्रोहिबिटेड डिग्रीज किए थे। अगर इनमें शादी हो जाती है, लड़का लड़की सपेंडा है आपस में, या वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आ रहे हैं, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में कौन कौन है वो धारा के अंदर बताया गया है, तो अगर आप उनसे शादी कर लेते हैं तो वो शादी आपकी अमान्य है, वो शादी शुरू से ही कोई शादी नहीं होगी, वो वॉइड एब इनिशियो है। मैंने सेक्शन 11 और 12 भी बताया था। 11 में हम लोग वॉइड मैरिज पढ़ते हैं और 12 में हम वॉइडेबल मैरिज पढ़ते हैं। वॉइड के लिए आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शादी शुरू से ही अमान्य है, वो मानी ही नहीं जाएगी, तो इसके लिए कोर्ट में जाना ज़रूरी नहीं है। तो यानी अगर आप बाइगेमी करते हैं या प्रोहिबिटेड डिग्रीज में करते हैं या सपेंडा रिलेशनशिप में शादी हो जाती है तो ये वॉइड मैरिज है। पहले दिन से ही ये मैरिज कोई मैरिज नहीं मानी जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी सेक्शन 12 पे अगर हम आए, धारा 12 पे आए, तो वो स्पेसिफिकली कहता है वॉइडेबल के लिए जब तक आप कोर्ट से उसको एनल नहीं करेंगे आपको वो शादी पूरी तरह से वैलिड है। तो इसका मतलब कोर्ट के में आपको जाना पड़ेगा, घर बैठे बिठाए ये नहीं खत्म होगा। इसके लिए स्पेसिफिकली ग्राउंड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नपुंसक है, कोई भी दोनों में से, लड़का या लड़की नपुंसक है, इम्पोर्टेंट है, तो आप कोर्ट में वो बंदा जाएगा जो एग्रीव्ड है,
जो खुद इम्पोर्टेंट है वो जाके एनल नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ एग्रीव पार्टी को ही कोर्ट से रेमेडी मिलती है। सेकेंड आपका मेंटल डिसऑर्डर था इसमें। थर्ड आपका था कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स, और फोर्थ था कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी। ये हमने डिटेल में पहले हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सेक्शन 9 था जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का बताता है। वो ये बताता है कि कोई भी लड़का या लड़की अगर शादी के बाद कंपनी को विड्रॉ करता है, यानी अगर लड़की है अपने हस्बैंड की कंपनी को विड्रॉ करती है और या हस्बैंड है अपनी वाइफ की कंपनी को विड्रॉ करता है शादी के बाद, तो जो एग्रीव पर्सन है वो कोर्ट में जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस डाल सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालना है। आपने विड्रॉ किया है और आपके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हस्बैंड बहुत मारता है, बहुत पीटता है आपको, आपके पास आप उसके साथ नहीं रह सकते, तो आपको वो और छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पे रीजनेबल कॉज है, तब ये केस फाइल नहीं हो सकता। पर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अगर आप अपने स्पाउस को शादी के बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो एग्रीव पर्सन के पास ये रेमेडी है, वो कोर्ट में जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस डाल दे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इसकी वो पावर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आप इसको अपनी शादी को रिस्टोर कर देते हैं। रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल इज मैरिड, रिस्टोर करना मैरिटल रिलेशंस को। तो ये सेक्शन 9 था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज जो है हम सेक्शन 10 और 11 पढ़ेंगे, जो कि 10 और 13 पढ़ेंगे। 11 तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 11 और 12 जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को डील करता है। सेक्शन 10 जो जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है और सेक्शन 13 ये डाइवोर्स के बारे में बताता है। ये दो सेक्शन मैं इकट्ठे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन अगर हम किसी लेमैन से पूछेंगे तो वो सोचेगा जुडिशियली सेपरेटेड, तो वो ये समझेगा कि ये डाइवोर्स ही है, ये तलाक की ही बात कर रहे हैं ये लोग। पर जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स ये दोनों बहुत बहुत अलग चीज़ें हैं। इसके ग्राउंड सेम है पर ये चीज़ें बहुत अलग हैं। जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और डाइवोर्स सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डील करता है। जुडिशियल सेपरेशन जब शुरू में आया था, जब था हिंदू मैरिज एक्ट में ओरिजिनली जब ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, तब इसके में 6 ग्राउंड्स, बट जैसे जैसे मैं अभी बताऊंगी क्या होता है ये जुडिशियल सेपरेशन, पर विद टाइम काफ़ी इसमें हुआ कि बढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए। और फिर मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये आया कि इसके ग्राउंड्स बढ़ाए गए और फिर जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के ग्राउंड्स बिल्कुल सेम हैं, आइडेंटिकल हैं। अब अगर वो आइडेंटिकल हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये अलग अलग चीज़ें कैसे हैं, जब ग्राउंड्स भी सेम है और देखने सुनने में से भी लग रहा है कि वो जुडिशियली सेपरेटेड है, डाइवोर्स है, एक जैसे लग रहा है, तो क्या फ़र्क है? इनमें बहुत फ़र्क है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ग्राउंड सेम है पर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। जुडिशियल सेपरेशन में इसको हम बोलते हैं कि ये लेसर ईवल है। ईवल तो हम इसलिए बोलते हैं कि ऑब्वियसली पार्टीज सेपरेट होती हैं, इसलिए ईवल बोला जा रहा है। बट ये लेसर ईवल है किससे? अगर हम कंपेयर करें तो ये डाइवोर्स से लेसर ईवल है, क्योंकि डाइवोर्स का मतलब अगर आप डाइवोर्स ले लेते हैं अपने स्पाउस से, तो यानी आपकी जो शादी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई आपके सब म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। अब आपका और आपके स्पाउस का उसका कोई रिश्ता नहीं रह गया। जुडिशियल सेपरेशन में जो मैरिटल टाइज हैं ये हम सेक्शन 10 में डील करते हैं, और इसके अगर हम उसमें डेफिनेशन उसमें वो देखें, डेफिनेशन तो ऐसा नहीं है, बेसिकली ये बताया गया है कि ईदर ऑफ द पार्टीज, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर वो सर्टेन ग्राउंड्स जो दिए गए हैं सेक्शन 13 में, अगर वो उसमें जाता है तो कोर्ट उनको जुडिशियली सेपरेट कर देता है। जुडिशियली सेपरेट का मतलब मैरिटल टाइज आपके सस्पेंडेड होते हैं, पर किन ऐसे ही नहीं कर देते, आपके पास ग्राउंड हैं किन किन केसेस में आप जुडिशियली सेपरेट हो सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि जो ग्राउंड्स डाइवोर्स के हैं, सिमिलर ग्राउंड्स जुडिशियल सेपरेशन के हैं।
जब कोर्ट के आगे जाते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि ये है और तो आपको कोर्ट जुडिशली सेपरेट कर देता है। पर यहाँ पे सिर्फ मैरिटल टाइज सस्पेंड होते हैं, ख़त्म नहीं होते। इसका पर्पस ये था कि आप कई बार ऐसे होता है कि जल्दी में हम लोग एकदम सोचते हैं कि अपने स्पाउस से सारे रिलेशन ख़त्म कर दें। टेम्परामेंटल बिहेवियर हो सकता है। आप जब आपकी शादी होती है, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, टेम्परामेंट बिहेवियर होता है, आपको उसकी नेचर नहीं पता होती अपने स्पाउस की। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं और हमें ऐसे लगता है कि इस बंदे के साथ तो मेरी कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। बट ये कई चीज़ें बहुत माइनर होती हैं जो विद टाइम सॉल्व हो जाती हैं। तो शादियां ना टूटें, मतलब बेसिकली ये रेमेडी इसलिए दी गई है ताकि आपको सोचने का टाइम मिल जाए, आपको ये सोचने का टाइम मिल जाए कि आपको अपने स्पाउस के साथ आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते। अगर आप नहीं रह सकते, आपका 1 साल का आपको टाइम दिया जाता है, तो आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू बिकम एंटाइटल्ड फॉर डाइवोर्स। हम ये भी कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स डाइवोर्स। आप जब कोर्ट में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको डाइवोर्स आपकी नहीं बन रही तो आपको पहले जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेसर ईवल है। ये आपके ऊपर है, आप जुडिशियल सेपरेशन करना चाहते हैं या डाइवोर्स करना चाहते हैं। हाँ, पर ये है कि कोर्ट को अगर लगे कि आपका अभी इतनी शादी नहीं बिगड़ी है, तो वो आपको, आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपको जुडिशियल सेपरेशन दे दे, क्योंकि वो चाहेंगे कि कोर्ट का हमेशा ये रवैया रहता है कि कम से कम शादियां टूटें, क्योंकि उनका हमेशा ये रहता है कि जितनी शादियां टूटेंगी तो इसका बच्चों के ऊपर, जो उस शादी से बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव, बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमेशा कोर्ट का ये रहता है कि कम से कम शादियां टूटें। तो अगर आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकता या मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मेरे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं, और आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, बट कोर्ट को लगता है कि नहीं अभी शादी बिल्कुल टूटी नहीं है, बच सकती है, तो वो आपको जुडिशियल सेपरेशन दे सकते हैं। हाँ, और अगर आप जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई करते हैं तो कोर्ट कभी भी आपको डाइवोर्स नहीं देगा, क्योंकि आपने कम ईवल मांगा है, आप जुडिशियल सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। बट हालांकि ये अवेलेबल हैं, बट अगर हम रियलिटी देखें तो जुडिशियल सेपरेशन आप, क्योंकि दोनों के ग्राउंड्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो लोग जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाते ही नहीं हैं, लोग सीधा डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि कोर्ट में जाना मतलब सब कुछ खत्म है। हम कोर्ट में तभी जाते हैं जब हमें लगता है कि अब इसमें कुछ नहीं बचा और मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती इस बंदे के साथ। तो कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन, हालांकि आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है, लेसर ईवल है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि डाइवोर्स का मतलब तो सब कुछ खत्म हो गया। जब आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल गई यानी आपका सब कुछ खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। पर यहाँ पे मैरिटल टाइज सस्पेंड होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, जो कि डाइवोर्स में, डाइवोर्स इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज, आपकी जो विवाह है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर यहाँ पे विवाह खत्म नहीं होता, आपके जो मैरिटल टाइज हैं वो सस्पेंड होते हैं कुछ टाइम के लिए। ये टाइम आपको दिया जाता है कि आप रिकंसिडर करें, आप दोबारा से सोचें कि क्या आप रह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम हीट ऑफ मोमेंट में बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसके लिए हम बाद में हमें बहुत प्रायश्चित होता है, हम बहुत रिपेंट करते हैं। तो ये रेमेडी इसलिए दी गई है ताकि आपको 1 साल का टाइम कम नहीं होता, इसमें आपको सोचने का टाइम दिया जाता है, रिकंसिडर करने का टाइम दिया जाता है कि आपको ये शादी तोड़नी है कि नहीं तोड़नी, क्योंकि शादी जुडिशियल सेपरेशन से टूटती नहीं है। आप अलग अलग, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको घर से बाहर जाना है, आप घर से, आप जरूरी नहीं है कि आप लोग इकट्ठे रहें, आप लोग अलग अलग रह भी सकते हैं, बट शादी नहीं टूटी। आप घर, एक कई बार ऐसे होता है कि दूसरे के पास घर ही नहीं होता, आप एक ही घर में रहते हैं, बट नॉट एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो दैट्स ऑल्सो जुडिशियल सेपरेशन, आपका वो हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जुडिशियल सेपरेशन के बाद अपने स्पाउस को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। आपके पास कोई और जगह नहीं है तो आप वहां पे रह सकते हैं, बट यू आर नॉट लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ।
आप पति पत्नी की तरह वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, तो दैट इज अ जुडिशियल सेपरेशन है। तो यानी मैरिटल, इसमें मैरिटल टाइज जो होते हैं सस्पेंड होते हैं और मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सस्पेंड हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। और इस टाइम पे अगर कोई भी स्पाउस दूसरी शादी कर लेता है, आप जुडिशियल सेपरेशन के टाइम पीरियड में चल रहा है आपका, और इसके बीच में आप दूसरी शादी करते हैं, तो आपका जो एग्रीव्ड स्पाउस है, जो दूसरा स्पाउस है, वो आपको कोर्ट में ले जा सकता है और बाइगेमी का केस डाल सकता है। पहले 494 आईपीसी में होता था, अब ये 82 ऑफ बीएनएस हो गया है। तो यानी आप, क्योंकि अभी शादी खत्म नहीं हुई है और आप उसी दौरान, मैंने पहले भी बताया है कि हम हिंदूज में मोनोगैमी इज द रूल, 1 मैन एंड 1 वुमेन एट 1 टाइम। यहाँ पे आपकी शादी अभी टूटी नहीं है। आप दूसरी शादी तब कर सकते हो अगर डाइवोर्स हो गया होता, अगर आपका तलाक हो गया होता। यहाँ पे डाइवोर्स नहीं हुआ, ये मैरिटल टाइज जस्ट सस्पेंड किए गए हैं। और इस दौरान अगर आप शादी करते हैं दूसरी जगह, तो आपका एग्रीड स्पाउस आपको कोर्ट में ले जाके आपको बाइगेमी का केस आपके अगेंस्ट डाल सकता है एंड आपको, आपकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। मेंटेनेंस के जो राइट्स हैं इंटैक्ट हैं। इसमें कोई भी हस्बैंड या वाइफ जो अनेबल टू सस्टेन देमसेल्फ, नहीं अपने आप को पाल नहीं पा रहे या ये नहीं कर पा रहे अपना पालन पोषण, तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये वॉइड मैरिज में एप्लीकेबल नहीं होती। यानी अगर आपको जुडिशियल सेपरेशन लेना है, और वॉइड मैरिज हम लोगों ने सेक्शन 11 में पढ़ा था, वो उन केसेस में ये अप्लाई नहीं होता। तो यानी आपकी जो शादी है, इट शुड बी अ वैलिड मैरिज। आपकी शादी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, तभी आपके पास ये रेमेडी है जुडिशियल सेपरेशन की। जुडिशियल सेपरेशन को बहुत इसके पॉजिटिव्स भी हैं और इसके नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव में ये हो सकता है कि डाइवोर्स कम होते हैं। बंदा सोच लेता है कि मुझे लेना है या नहीं, हो सकता है उस टाइम पे वो गुस्से में हो तो उसने वो ले लिया हो, बाद में इसमें आपके पास एक रेमेडी रहती है, आपकी शादी इंटैक्ट रह सकती है, आप दोबारा से रिकंसाइल कर सकते हो, दोबारा से रह सकते हो, शादी टूटने से बच सकती है। बच्चे पे, क्योंकि हम लोग ये तब नहीं सोचते कि डाइवोर्स का जो बिल्कुल शादी खत्म कर देगा, उसमें बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब उनके पेरेंट्स अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। तो हम लोग बच्चों का नहीं सोचते उस टाइम पे। तो ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके पास टाइम है, आप सोच सकते हैं, आप दोबारा से उस बंदे के साथ या बंदी के साथ, जो आपका पति या पत्नी है, उसके साथ रह सकते हैं और शादी को टूटने से बचा सकते हैं। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। कितने केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन पार्टीज को दिया है। कई बार ऐसे होता है कि एक केस था जहाँ पे 20 साल की शादी थी और बच्चा बहुत बड़ा हो गया था, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा था और वहाँ पे उन्होंने पार्टीज ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया। तो कोर्ट ने इसमें ये देखा कि इतने सालों के बाद, वो 20 साल से रह रहे थे दोनों इकट्ठे, बिल्कुल ठीक था, कंपैटिबिलिटी थी, आपस में सब कुछ बनती थी, बट विद टाइम कई बार, मतलब हमेशा गुडी गुडी चीज़ें नहीं रहती, आपके टेम्परामेंटल चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है और उसके 20 साल के बाद आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे डाइवोर्स ना देके उनको जुडिशियल सेपरेशन दिया था कि उनका एक बेटा है, वो सोच सकते हैं ये और टाइम रिकंसिडर कर सकते हैं कि क्या ये शादी तोड़ें कि ना तोड़ें। तो उनको जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ने प्रोवाइड किया था। एक और केस था जहाँ पे हस्बैंड बहुत ही शराबी था, बहुत शराब पी के आता था और शराब पी के आता था, बट उसकी वाइफ पे, हालांकि उसको अच्छा लड़ाइयाँ होती थी पर उसकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। तो ड्रंकननेस अलोन, कि अगर आप सिर्फ ड्रिंक करके आ रहे हैं
और दूसरा जो आपका स्पाउस है उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इट इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर एनीथिंग। तो ये अब नॉर्मल वियर एंड टियर ही माना जाता है। कई बार कोर्ट ने कितनी बार ऐसे माना है। तो उसने ड्रिंक करके आता था, वाइफ को कंप्लेंट थी, तो उस केस वगैरह फाइल हुआ, पर उससे ये भी था कि उसने अपनी बीवी से कई बार पहले माफ़ी भी मांग चुका था कि वो आगे से नहीं पिएगा, वो रिफॉर्म अपने आप को रिफॉर्म करना चाहता है, अपने आप को ठीक करना चाहता है, कि वो शराब से उससे निकलना चाहता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी जुडिशियल सेपरेशन दिया था, डिवोर्स नहीं दिया था। तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि आप अपनी शादी को टूटने से बचा सकते हैं। तो ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। बट रियलिटी ये है कि आजकल लोग, क्योंकि ग्राउंड्स दोनों के डिवोर्स के और क्योंकि सेक्शन में ही बोला गया है ऑन द ग्राउंड्स विच आर मेंशन इन सेक्शन 13, जो डिवोर्स को मेंशन करते हैं, वो उन ग्राउंड अगर आपके पास हैं और आप आते हैं तो कोर्ट आपको जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है, दोनों को अवेलेबल है। और ये उन मैरिजेस के लिए भी है जो इस एक्ट से पहले हुई हैं, यानी 18 मई 1955 से पहले की शादियां, उनके लिए भी ये प्रोविजन अप्लाई करता है। तो अगर उनका भी ऐसा वो है तो वो भी कोर्ट में आके जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। तो ये पहले का, एक्ट से पहले की और एक्ट से बाद की, दोनों शादियों के लिए एप्लीकेबल है। अब मैंने जैसे बोला कि कई बार ऐसे बोला गया है कि रियलिटी तो यही है कि लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जुडिशियल सेपरेशन के लिए अब नहीं जाते हैं। और कई थिंकर्स ने ये भी बोला है कि ये वेस्टर्न थॉट हमारे यहाँ पे इम्पोज किया जा रहा है कि मतलब आप उनको टाइम पीरियड दीजिए और फिर ये वो करके। कई बार इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप डिवोर्स लेने के लिए, जान के कितने ऐसे केसेस आए हैं, आप जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं और उसको फिर आप फुलफिल नहीं करें, क्योंकि ये भी एक प्रोविजन है कि अगर आप जुडिशियली सेपरेटेड हैं और 1 ईयर तक आपका कोई पैचअप नहीं हुआ, देन यू बिकम एंटाइटल्ड फॉर डिवोर्स। सो इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स डिवोर्स। तो लोग डिवोर्स लेने के लिए भी ये चीज़ कर लेते हैं। तो ये इसके कुछ नेगेटिव भी है, बट पॉजिटिव ये है कि आपकी शादी टूटने से बच सकती है अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो। अब ये तो जुडिशियल सेपरेशन का है, मैंने अभी बताया कि लेसर ईवल है। एक जो बहुत बड़ा ईवल है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ साथ में इसके, डिवोर्स, तलाक। जब हम डिवोर्स की बात करते हैं तो डिवोर्स में सबसे पहले हमारा ये आता है कि हम लोग आजकल, क्योंकि लिटिगेशन अब हम अगर प्रेजेंट देखें बहुत, अगर आप कोर्ट्स में जाएंगे आपको मैक्सिमम लिटिगेशन जो आपको मिलेगी वो डिवोर्स केसेस के ऊपर मिलेगी। आपके पास ग्राउंड्स हैं, 9 ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। 9, अब पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं, क्योंकि लेप्रेसी 2019 में एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में हट गया है। पहले लेप्रेसी भी था ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, तो अब वो हट चुका है। और अब हमारे पास 8 ग्राउंड हैं जो दोनों लड़का और लड़की यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं, प्लस 4 एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ बीवी यानी वाइफ को अवेलेबल है, हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है। अगर हम डिवोर्स की बात करें तो प्रिमिटिव टाइम में डिवोर्स नहीं था। ऑब्वियसली तब हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं थी, हम लोग कंजर्वेटिव थे। अभी भी, इवन आजकल भी हम मॉडर्न हो गए हैं और मैक्सिमम लिटिगेशन है, बट फिर भी कई जगह जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो भी हैं, अभी भी वो डिवोर्स या तलाक को अच्छी निगाह से नहीं देखते। मुझे ये कहते हैं कि ये स्टिग्मा है। कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लड़की ने, मतलब जो बड़ी बहन, केसेस थे जहाँ पे 2 बहनें हैं, बड़ी बहन डिवोर्स लेना चाहती है अपने पति से, नहीं बन रही, उसको बहुत प्रॉब्लम्स है मैरिज के अंदर, बट वो नहीं ले पा रही क्योंकि छोटी बहन कुंवारी है। तो ये, क्योंकि ये स्टिग्मा भी माना जाता है हमारी सोसाइटी में कई जगह। हालांकि मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि अब सोसाइटी बहुत बदल चुकी है। और अगर आप, मैंने अभी बोला, कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम केसेस, जो मैक्सिमम लिटिगेशन केसेस हैं, वो डिवोर्स के ऊपर मिलेंगे। बट फिर भी हमारे ट्रेडिशनल गलिबल कंजर्वेटिव सोसाइटी रही है, अभी भी कुछ लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते और कई जगह पे लड़की डिवोर्स नहीं लेती है कि अभी उसके घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि उसको अलाउ नहीं करते डिवोर्स लेने के लिए।
प्रिमिटिव टाइम्स में ये नहीं था, बट जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई डाइवोर्स आया। पहले शुरू में तो ये छोटी क्लासेस वगैरह उसमें ही होता था और बड़े रेयर केसेस होते थे जहाँ पे ये होता था, ज़्यादा इसको नहीं वो करा जाता था। बट जब से ये 18 मई 1955 में ये एक्ट आया और इसने स्पेसिफिकली ग्राउंड्स बता दिए कि डाइवोर्स के ये ग्राउंड्स हैं। प्रेजेंटली मैंने अभी बताया 8 ग्राउंड हैं, पहले 9 थे, लेप्रेसी हट गया है और 4 एडिशनल वाइफ को दिए हैं। जो 8 हैं वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को वो ग्राउंड्स दिए गए हैं और इसके अलावा 4 वाइफ को दिए गए हैं, यानी उनमें वाइफ अप्लाई कर सकती है, हस्बैंड के पास कोई रेमेडी नहीं है। तो डाइवोर्स का जब हम केस ये देखते हैं, अच्छी नज़र से इसको वैसे नहीं देखा जाता। हिंदू मैरिज एक्ट आने 1955 के बाद ये जो ग्राउंड जब से आए हैं तो लोग अब ये चीज़ ले रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं। इससे पहले कि मैं ग्राउंड्स पे आऊँ, मैं 3 थ्योरीज पे आना चाहती हूँ कि 3 थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स कौन कौन सी हैं। पहली है जिन पे ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स बेस्ड हैं, पहली है गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, सेकंड है कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स एंड थर्ड इज इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। हालांकि इर्रिट्रीवेबल अभी हमने लागू नहीं किया, पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 केसेस दिए हैं जहाँ पे उन्होंने इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन पे पार्टीज को अलग किया है पर एज सच ये अभी हमारे एक्ट में नहीं आया है। तो हमारे पास फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी है, गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी है, एंड सेकंड इज कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। अगर हम ये पहली थ्योरी लेते हैं यानी गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो एक पार्टी को गिल्टी होना चाहिए और अगर एक पार्टी गिल्टी है तो दूसरी को इनोसेंट होना चाहिए, आप तभी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर दोनों ही गिल्टी हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हमें ये बात यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि कोर्ट में हमेशा एग्रीव पर्सन जाता है और एग्रीव पर्सन हमेशा ही इनोसेंट पर्सन होना चाहिए। अगर वो बंदा खुद ही गिल्टी है तो कोर्ट के दरवाजे उसके लिए बंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मारता है, बहुत पीटता है, क्रुएलिटी है बहुत ज़्यादा, और पर बीवी भी एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, उसके कहीं और इन्वॉल्व है और इस वजह से भी पिटाई होती है, क्या होती है, तो यहाँ पे दोनों के पास कोई रेमेडी नहीं है कि कोर्ट में जा सके। कोर्ट में हमेशा इनोसेंट बंदा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड क्रूअल है, मारता है, पीटता है, ताने मारता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ पे और बीवी इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है या वो नहीं है, तो बीवी के पास रेमेडी है कोर्ट में जाने की, हस्बैंड के पास रेमेडी नहीं है। हमेशा इनोसेंट पार्टी ही कोर्ट में जा सकता है, गिल्टी पार्टी के लिए दरवाजे कोर्ट के हमेशा बंद हैं और इनोसेंट वाले के लिए हमेशा खुले हैं। तो अगर आप टॉर्चर्ड हैं तो ये जो गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी है ये बोलता है कि अगर शादी के बाद कोई भी पार्टी मैट्रिमोनियल ऑफेंस में, अभी कई ऑफेंसेस अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से जो ग्राउंड्स हैं जो आते हैं डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के लिए, कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, अगर आपके पास ये कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस है तो आप इनोसेंट होने चाहिए। अगर आप इनोसेंट नहीं हैं, आप खुद भी गिल्टी पार्टी हैं, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये गिल्ट थ्योरी बोलती है कि इफ़ यू हैव टू मूव टू द कोर्ट, one of the parties should be innocent party and the other party should have committed a matrimonial offense. Matrimonial offense कुछ भी हो सकता है, adultery हो सकता है, cruelty हो सकता है, desertion हो सकता है, venereal disease का हो सकता है, कुछ भी अगर वो commit करता है तो जो innocent spouse है जिसके साथ ये हुआ है वो कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकता है। This is what the guilt theory is, कि guilty है वो है। पहले इंसैनिटी उसमें जब पहले ये 3 उसमें हम लोग करते थे, इंसैनिटी बाद में आया था, एडल्ट्री, क्रुएलिटी और डिजर्शन को लेके हम लोग चलते थे, इंसैनिटी बाद में आया था। पर बाद में ये माना गया कि कोई बंदा अगर पागल है, कोई इनसेन है, तो उसमें उसका गिल्ट नहीं है, उसमें फॉल्ट है। उसका फॉल्ट क्या है कि वो इनसेन है, अनसाउंड माइंड का है। तो फिर गिल्ट थ्योरी की जो रीनेमिंग हुई, दैट वाज फॉल्ट थ्योरी,
कि अगर आपके शादी के बाद आप में कोई फॉल्ट है तो जो इनोसेंट स्पाउस है वो कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकता है। पहले जब था इसमें अभी जितने भी हमारे ये जो पहले 9 थे और अब 8 ग्राउंड्स हैं वो सारे गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी के अंडर आते हैं। प्लस पहले 2 एडिशनल ग्राउंड्स होते थे जो वाइफ को अवेलेबल थे, बट प्रेजेंटली 4 एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो वाइफ को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज, मतलब ये 18 मई 1955 से पहले की जो शादियां हैं तब शादियों में कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो अगर आपकी 3 शादियां हुई हैं, 4 शादियां हुई हैं, तो अगर आपकी वाइफ यहाँ पे आपकी कोई भी वाइफ को रेमेडी है वो कोर्ट में जाके आपसे डिवोर्स वो ले सकती है। पर ये है कि दूसरी जो वाइफ है, रिक्वायरमेंट है इसकी एक कि दूसरी वाइफ को अलाइव होना चाहिए। अगर वो नहीं है कोई भी तो उसके पास रेमेडी नहीं है। रिक्वायरमेंट बस ये है कि दूसरी बीवी को अलाइव होना चाहिए। वो साथ में रह रही है नहीं रह रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वो अलाइव है तो एक वुमेन के पास ये राइट है दूसरी वाइफ के पास कि वो जाके डिवोर्स ले सके। दूसरा है कि अगर हस्बैंड रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी के लिए गिल्टी है तब भी बीवी के पास है। तीसरा जो इंक्लूड हुआ बाद में वो ये था कि आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 18 में आप 1 साल से अलग रह रहे हैं और आपको मेंटेनेंस दिया जा रहा है और आपका रिकन्सिलिएशन पैचअप नहीं हुआ तब भी वाइफ के पास रेमेडी है, वो कोर्ट में जाके मैरिज को ख़त्म कर सकती है। एंड चौथा है 15 साल से पहले शादी हुई है, 18 साल से पहले वो रिपीडिएट करवा देती है। मैरिज चाहे कॉन्ज्यूमेट हुई है या नहीं हुई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही वुमेन के पास ये राइट है, वो जाके ये शादी को ख़त्म करवा सकती है। ये जो ग्राउंड्स हैं जो मैंने अभी फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी का बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं। इनमें अगर कोई बंदा इनके अंडर चला जाता है तो बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है आपको डिवोर्स लेने में, ये करने में, क्योंकि ये आपको प्रूफ करने में या आप एक पार्टी एलेज करती है, दूसरा और एलिगेशंस लगाती है, दूसरा काउंटर वो करती है, ये करते करते कितने सालों में आपको डिवोर्स मिलता है इस थ्योरी के अंडर अगर आप आते हैं तो। जो दूसरी थ्योरी है वो कंसेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स है। कंसेंट थ्योरी का मतलब है कि कंसेंट से, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं, यहाँ लिखा भी ऐसे हुआ है कि जैसे पार्टीज फ्री होती हैं, जब शादी करते हैं तो हम अपनी फ्री उससे करते हैं, फ्री कोई कोर्शन नहीं होता, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता, हम अपनी फ्री कंसेंट से करते हैं जिससे शादी करना चाहें। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जिस तरह आप फ्री उससे करते हैं, कंसेंट से करते हैं, उसी तरह से आपको डिवोर्स भी उतना ही ईजी होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी में बहुत इनसेसेंट नंबर ऑफ इयर्स लग जाते हैं आपको अपने स्पाउस से अलग होने में। तो कितने तो ऐसे होते हैं कि जब वो जवान होते हैं तब वो केस चलता है और डिसीजन आते आते वो लोग बुढ़े हो जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है। तो आपका कई बार होता है कि आपको दूसरी शादी करनी है, अब ये है आप जब तक डिसीजन आता है चाहे वो आपकी फेवर में आए भी, पर वो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। उसके अलावा भी आपका अगर आप गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी की भी बात करें तो उसमें कितनी चीज़ें और हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसरी नहीं होना चाहिए। कितना ज़्यादा वो एक्सेसरी का मतलब है कि आप एक्सेसरी है, कनाइवेंस है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्सेसरी फॉर एग्जांपल एडल्ट्री के केसेस में हम लोग लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, हम एक्सेसरी का जब ये लेते हैं कि दोनों पार्टीज़ मिली हुई हैं, फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग पैसा बनाएंगे। पैसा बनाने के लिए कहते हैं, हस्बैंड कहता है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि वाइफ को एडल्ट्री में इन्वॉल्व करता है एंड उसमें एडल्ट्री में कैसे हस्बैंड को सब पता है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो बताता है कि हम क्लाइंट्स को होटल में बुलाएंगे, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा और मैं वहाँ पे देखूंगा भी कि कोई पुलिस की रेड नहीं पड़ गई है क्या, और तुम्हें लेके भी आऊँगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक्सेसरी है एडल्ट्री के केसेस में। अब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके जाता है तो वो एक्सेसरी बिफोर एडल्ट्री है, और होटल में जब एडल्ट्री कमिट होती है और वो चौकीदारी कर रहा है कि पुलिस की रेड ना पड़ जाए तो वो एक्सेसरी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एडल्ट्री है। एडल्ट्री के बाद वो अपनी वाइफ को वापस घर लेके आता है और ये कहता है तो वो एक्सेसरी आफ्टर एडल्ट्री है। इन तीनों केसेस में
अगर आप एक्सेसरी हैं, आपने फुली पार्टिसिपेट किया है उस क्राइम के, उस ऑफेंस के लिए, तो उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते, एक्सेसरी नहीं हो सकता। एक्सेसरी में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कनाइवेंस में आप पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पैसिवली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड को है कि वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, एंड एक दिन हस्बैंड जानबूझ के अपने उस फ्रेंड को, फॉर एग्जांपल उसके फ्रेंड के साथ ही चल रहा है, और वो जानबूझ के फ्रेंड को खाने पे बुलाता है। अब वो जब खाने पे आता है उसका फ्रेंड, तो ये सेंस करता है हस्बैंड कि इनके बीच में कुछ है, जान के वहाँ से निकल जाता है ताकि ये कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो और पकड़े जाए। यहाँ पे वो कनाइवेंस है, यहाँ पे भी आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। यू आर योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड। आपको, मैंने अभी बोला, एक इनोसेंट होना चाहिए इसमें गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी में, और एक पार्टी गिल्टी होना चाहिए ये करके। तो यहाँ पे आप भी इक्वली इन्वॉल्व हो वहाँ पे, तो यहाँ ये चीज़ अलाउड नहीं होती, इस पर कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। फिर देन जहाँ तक कॉन्डोनेशन, कई बार ऐसे होता है कि बंदा माफ़ कर देता है, पर माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि बंदे ने ये बोल दिया कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैंने माफ़ कर दिया, बट आज के बाद मैं और तुम अलग कमरे में सोएंगे, हमारे पहले वैसे रिलेशंस नहीं रहेंगे। तो ये कॉन्डोनेशन या माफ़ी नहीं है। इन केसेस में होने के लिए ज़रूरी है कि फुली रीइंस्टेट करना जैसे कि पहली सिचुएशन थी। तो ये मतलब ज़रूरी है इन केसेस के लिए। तो ये हम ये गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी के हम लोग ये ग्राउंड्स वगैरह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट उस पे थी, कंसेंट थ्योरी पे थी, और मैं आपको बता रही थी कि जैसे आप पार्टीज इजीली शादी के एंटर करती हैं, ऐसे ही इजीली उनको डाइवोर्स भी मिलना चाहिए। गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी की तरह नहीं होना चाहिए कि आपको इतना टाइम लग गया कि दूसरे की लाइफ ही एक तरह से ख़त्म हो गई। बिल्कुल कि इतने बुढ़ापे में जाके आप डाइवोर्स ले रहे हैं, तो ना वो इधर का है ना वो उधर का है। तो आपको, जैसे आप शादी में इजीली आए हैं, एंटर मर्जी से किया है, तो उसी तरह से आपको डाइवोर्स भी आसानी से मिलना चाहिए। ये है कंसेंट थ्योरी। इसके भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इसका ये है कि जिस तरह, एक तो ये तो है ही कि डाइवोर्स इजी है, ये तो प्लस पॉइंट है ही है, नहीं तो आप कोर्ट के धक्के खाते रह जाते हैं इतने साल में। यहाँ नेगेटिव इसका ये है कि अगर आप आसानी से आ तो गए हैं, पर अगर एक पार्टी बदला लेने में आए तो वो आपको डाइवोर्स देगी ही नहीं, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर एक, फॉर एग्जांपल, अगर एक को लगे कि इसने मुझे बहुत तंग किया है, इसको मैं इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगी या दूंगा, तो यहाँ पे आप कंसेंट का कोई मतलब रह ही नहीं गया। तो आपका डाइवोर्स इजी भी है कि दोनों पार्टी अगर म्यूचुअली एग्री करती हैं तो नथिंग लाइक दैट, आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हो। जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हम लोग पढ़ते हैं, वो इसी का ही एग्जाम्पल है। आप बहुत ईजीएस्ट वे टू गेट रिड ऑफ योर स्पाउस, सबसे आसान तरीका आपको अलग होने का, अलगाव का, हस्बैंड और वाइफ के, ये डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है। और जो बहुत ही आसानी से, अगर दोनों पार्टीज विलिंग हैं, दोनों पार्टीज रेडी हैं, तो दोनों की कंसेंट है, तो आप इजीली इस शादी से निकल सकते हैं, शादी वाला अलग हो सकते हैं। तो कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं होगा, कोई मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, कोई मेंटल टेंशन नहीं होगी जो आपको फॉल्ट और उसमें रहती है, जो इतने लंबे ग्राउंड्स हैं और डाइवोर्स को बहुत मुश्किल और लंबा बना देते हैं। तो ये इसका बहुत वो है। पर अगर कोई पार्टी बदला लेने पे आ जाए कि इसने मेरे को तंग किया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, अब मैं भी इसको तंग करूंगा या करूंगी, तो यानी आप कंसेंट दे ही नहीं रहे। कंसेंट करके विड्रॉ भी कर लेते हैं कई बार। तो आपको म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपका दोनों का कंसेंट है अलग होने का एक दूसरे से। तो ये डाइवोर्स इजी भी है और ये डाइवोर्स मुश्किल भी है। इसके प्लस भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं। अगर हम 13B की बात करें, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल, आजकल हम कितना देख रहे हैं कि शादियां होती हैं और कुछ ही टाइम के बाद डाइवोर्स भी हो जाता है इजी वे, ये और बहुत जल्दी,
इतने आपको कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़े उसके लिए। तो ये जो चीज़ है ये डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की वजह से है, जो आपको इजीली हम लोग कहते हैं कि अब हो गया हमारा ये, तो ये डाइवोर्स कंसेंट थ्योरी में आता है और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है। दोनों का इसके रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। 13B, धारा 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग ये शुरू से नहीं था, 1955 से ये नहीं था डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, सेक्शन 13B, तभी बी लग रहा है आगे। तो ये बाद में इनकॉर्पोरेट किया, ओरिजिनली ये हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है कि कई बार चीज़ें ऐसे आती हैं कि हम कई बार एक्ट में हम लोग अमेंडमेंट्स लाते हैं, बाद में लेके आते हैं, सीइंग द सिचुएशन, जैसे जैसे टाइम बदलता है हम वैसे वैसे प्रोविजंस लाते हैं। तो कई बार ओरिजिनली चीज़ें एक्ट में नहीं होती बट अमेंडमेंट्स होती हैं, सीइंग द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले हम डाइवोर्स तो पहले लेते ही नहीं थे, बहुत वो था। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट ओरिजिनली उसमें ये चीज़ें आई हैं कि प्रोविजंस आए डाइवोर्स के, जुडिशियल सेपरेशन आया पहले, फिर डाइवोर्स आया और फिर ये म्यूचुअल कंसेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि सोसाइटी बदली, डाइवोर्स बढ़ने लग गए और ये लगा कि क्यों इतना टाइम 14-15 साल कोई लगाए अगर दोनों पार्टीज रेडी हैं, क्योंकि फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी में दोनों पार्टीज रेडी नहीं होती डाइवोर्स के लिए, तभी इतना लंबा टाइम लग जाता है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, डिपेंड करता है केस टू केस। पर ये जो कंसेंट थ्योरी है, क्योंकि इसमें दोनों की कंसेंट है, तो कोर्ट को होता है कि अब शादी में ये हो सकता है उन्हें लगा हो कि बाद में कई हर बंदा एक जैसा नहीं होता, पहले लगता है हमें कि सब ठीक ठाक है बट बाद में हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है एक दूसरे के साथ और दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें अलग हो जाना चाहिए। तो इसके कई रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप 1 साल से अलग हैं। 1 साल से अलग का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग छत के नीचे रह रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप एक रूफ के अंडर भी रहते हैं, एक घर में भी रहते हैं, तो भी अगर आप एज हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते तो भी आप अलग अलग ही रह रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि 1 साल से आप सेपरेटेड हैं, चाहे एक ही घर में चाहे अलग घर में, अलग अलग जगह रह रहे हैं। आप दोनों का आप लोगों की आपस में नहीं बनी है और आपने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेंगे। तो ये सेक्शन 13B में दिया गया है। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, फर्स्ट मोशन पास होता है, उसमें फिर आपको ये दोनों पार्टीज साइन करती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और ये बताया जाता है और फिर आपको मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 18 महीने वेट करना पड़ता है। सेकेंड मोशन फिर 18 महीने से पहले होता है कि दूसरा मोशन के लिए आप जाते हैं और फिर साइन करते हैं और आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है। ये जो रिक्वायरमेंट है टाइम पीरियड की, पहले हम लोग कहते थे कि मिनिमम 6 का हम लोग बहुत लेते थे, बट ऑफ लेट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको 6 महीने का ये कूलिंग पीरियड का टाइम देना है। उन केसेस में जहाँ पे आप बहुत सालों से अलग रह रहे हैं, उन केसेस में जहाँ पे आपने सारा कुछ सेटलमेंट कर लिया है, मेंटेनेंस का देख लिया, वो देख लिया, सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लाई कर ली हैं आगे के लिए, और उन केसेस में जहाँ पे पता है कि ये नहीं बन सकती और ये होगी ही नहीं, शादी वर्कआउट ही नहीं करेगी, वहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि ये टाइम पीरियड भी आप वेव ऑफ कर सकते हैं। सारे केसेस में नहीं, बट जहाँ पे ये चीज़ें सेटल हो चुकी हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया और बोला है कि ये आप कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 महीने तक मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा। सुरेश्ता देवी का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है, इसके अंदर अशोक हुर्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जहाँ पे सुरेश्ता देवी के केस में कोर्ट ने बोला था कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मतलब जब तक कि आपको डिक्री नहीं मिली तब तक एंड मोमेंट तक दोनों का म्यूचुअल कंसेंट रहना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है कि एक पार्टी बोलती है कि मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाया गया, मैं नहीं करना चाहता था या मैं नहीं करना चाहती थी, तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। डिक्री से पहले इट शुड बी अ फ्री कंसेंट।
अगर एक भी पार्टी आ गई और कहा कि ये मेरे से ज़बरदस्ती कराया गया है, मैं नहीं विलिंग थी, मैं नहीं इसको उससे करना चाह रही थी, तो ये म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। हालांकि अशोक हुर्रा के केस में बोला गया था कि ये गलत चीज़ है, सुरेशा देवी को रिकंसिडर करना चाहिए, तो ये उसमें बोला गया था और ये करा भी गया था। पर ये है कि ये अगर हम देखा जाए तो ये कंसेंट थ्योरी एक बहुत ही जो आजकल हम कहेंगे इन वोग है। कितने केसेस हो रहे हैं जहाँ पे कोर्ट सेक्शन 13B के अंदर, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि लिटिगेशन बहुत है, पर लिटिगेशन का ये मतलब नहीं है कि सभी सेक्शन 13B में ही जा रहे हैं। अभी भी कितने केसेस हैं जहाँ पे लोग फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी के अंडर भी जा रहे हैं, जहाँ पे आपने एक पार्टी रेडी है डिवोर्स देने के लिए और एक पार्टी डिवोर्स नहीं देना चाहती और तंग करना चाहती है, तो वहाँ पे वो आपको आराम से आपके 12, 13, 14 साल जितना भी केस पे डिपेंड करता है वो आपके निकालवा सकते हैं। और इसमें ना आप इस टाइम तक शादी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आप यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी अंडर 494, देन IPC प्रेजेंटली 82 BNS, तो इसमें आप लायबल प्रोसिक्यूट कराए जा सकते हैं। ये इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा थर्ड जो मैंने आपको बताया था दैट वो इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कितने ही ऐसे केसेस हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो सालों से मतलब वो शादी वो ख़त्म ही हो चुकी है, अलग अलग रह रहे हैं। शादी के बाद कई बार लड़की अपने मायके आ जाती है या आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं और मतलब ना वो डाइवोर्स दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बट शादी एक तरह से ख़त्म हुई हुई है। तंग कर रहे हैं, केसेस डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, काउंटर एलिगेशंस लगा रहे हैं और इतने सालों से अलग हैं कि शादी में अब कुछ रह नहीं गया। इसका ये है इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। सब कुछ जहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जो बियॉन्ड रिपेयर है, जो बिल्कुल आप उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, तो ये उन शादियों ये इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी है। हमारे यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो इर्रिट्रेवेबल अभी ऐसा नहीं है, मतलब नहीं माना गया। मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2010 में इसको लाया जाना था बट ये नहीं आ पाया। पर क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सामने आ रहे हैं कोर्ट के जहाँ पे शादियाँ ख़त्म हैं बिल्कुल, फिर भी एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इन केसेस इन जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बहुत बहुत टाइम से अलग रह रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, वहाँ पे ये उसको लेके आए हैं और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने उनको अलग किया है। मैंने अपने पुराने लेक्चर में एक केस बताया था जहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, जब हम लोग केस सरोज रानी का केस था, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था, मैंने डिसीजन भी बताया था कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने हमारे बोला था कि इस शादी में, सरोज रानी वाले केस में, कि ये शादी जब बिल्कुल टूट ही गई है तो इसको रिटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शादी टूट गई है, आपस में एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हो, काउंटर एलिगेशंस लगा रहे हो, तो ये वो बोलते हैं कि इट बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। तो आप एक दूसरे पे केसेस ना जा रहे हो ना वो कर रहे हो, तो ये ख़त्म है ये शादी। तो ये नहीं, ये इसके और बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ सकते हैं बच्चों के ऊपर। तो ये आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कई इसमें केसेस भी लेके आए। फॉर एग्जांपल नीलू कोहली का एक केस था, नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली। वहाँ पे हस्बैंड ने, शादी हुई पार्टीज़ की, थोड़ा टाइम वो साथ रहे, फिर उसके बाद वाइफ अलग होना चाहती थी, पेरेंट्स के साथ भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, अपने इन लॉज के साथ, और हस्बैंड के साथ भी ट्रीट नहीं करती थी, और कितने उसने फिर अलग चली गई, केसेस डालती, कितने केसेस लगाए हस्बैंड के ऊपर, केसेस डाले, कई साल से अलग रह रहे थे। तो कोर्ट ने बोला ये शादी ख़त्म हो चुकी है, तो इसको रिटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इतने सालों से अलग रह रहे हो, केस पे केस डाले जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं। मेंटल पीस भी आपका ख़राब होता है, क्योंकि जब तक केस चल रहा है कोई भी पार्टी एट पीस नहीं रहती।
मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन, मेंटल ट्रॉमा सबको होता है, चाहे आपने केस डाला है, चाहे जिसने डाला है या जिसके ऊपर डाला है, दोनों को ही मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टेंशन रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये केस, इस केस में कोर्ट ने ये शादी को ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। उसका विनीता सक्सेना का केस था, जहाँ पे जब विमेन की शादी हुई तो उसको बहुत हस्बैंड का लगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था, और वो कोई दवाइयाँ भी खा रहा था जो उन्होंने लड़की वालों को शादी से पहले नहीं बताई थी। बाद में उसने जब लड़की ने पता वता करवाया, शादी के बाद, शादी हो चुकी थी, तो पता चला वो स्किज़ोफ्रेनिक था। इसको एंग्जाइटी के बहुत दौरे आते थे, तो वो उनकी दवाइयाँ खा रहा था। तो कितनी बार मदर इन लॉ के भड़काने पर उसने हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत मारा, बहुत पीटा, कितनी बार ऐसे वो हुआ था। और इस केस में भी जब उसने केस डाला तो कोर्ट ने दे दिया, इरिट्यूबल ब्रेकडाउन के उसमें दे दिया। दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी एक और केस था जहाँ पे इरिट्यूबल ब्रेकडाउन अप्लाई किया था कोर्ट ने। वहाँ पे देखा था कि शादी हुई, थोड़ा टाइम पार्टीज एक साथ रहीं, वाइफ चाहती थी कि शादी के बाद हस्बैंड अपने पेरेंट्स को छोड़ के उसके पेरेंट्स के वहाँ पे उधर मकान ले लें, पर जब हस्बैंड नहीं माना तो वाइफ उसको छोड़ के चली गई। केसेस वगैरह हुए, और बीच में जब केसेस चल रहे थे हस्बैंड के फादर की भी डेथ हो गई थी, उसको बुलाया, वो नहीं आई। फिर हस्बैंड के ब्रदर की शादी थी, तब भी उसको इनवाइट किया, वो नहीं आई। तो कोर्ट ने बोला ये शादी एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये शादी एक तरह से बिल्कुल टूट चुकी है। तो इस शादी को रिटेन करने का कोई फ़ायदा, आप केस पे केस डाले जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक को दूसरे को तंग कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे भी उस शादी को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये इरिट्यूबल का था। ये 3 थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स हैं जो हमारे डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो इन पे ही बेस्ड हैं। जो 8 ग्राउंड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं, बहुत चलते हैं कोर्ट्स में, वो फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी में आते हैं, जहाँ पे आप नंबर ऑफ इयर्स आप कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं। वो 8 ग्राउंड दोनों हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल हैं, और 4 एडिशनल ग्राउंड्स वाइफ को अवेलेबल हैं, हस्बैंड को वो अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, वो कंसेंट थ्योरी में आता है, जो ईजीएस्ट वे है, जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें आप 1-1.5 साल में आराम से, 1-1.5 साल भी नहीं, ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि अब वो कूलिंग पीरियड भी कोर्ट वेव ऑफ करती जा रही है डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस। तो इतनी जल्दी आपको डाइवोर्स मिल जाता है एंड यू आर एट पीस ऑल्सो। बट इसका नेगेटिव ये है कि कई बार छोटी सी छोटी चीज़ें होती हैं, पर क्योंकि हमें पता है कि बड़ी आसानी से हो जाएगा और दोनों मान जाते हैं, तो हम इसके लिए चल पड़ते हैं। आपकी वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कई बार विद टाइम चेंज होती हैं, वो अब आपका टेम्परामेंट बदलता है, आप एक दूसरे को समझने लगते हो जो स्टार्टिंग में नहीं समझते। आप छोटी छोटी बातों में तब एग्रेसिव हो जाते हो और ये तो लगता है नहीं इसके साथ तो हमारी बन ही नहीं सकती, चलो लेट्स टेक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो जो शादी रह सकती थी वो क्योंकि ये अब आपके पास अवेलेबल है और आपको पता है कि आपको अगर दोनों हम एग्री करेंगे तो हमें आराम से डाइवोर्स मिल जाएगा, तो आप उस शादी को तोड़ देते हैं। तो ये इसका बहुत प्लस पॉइंट तो है ही है, नेगेटिव पॉइंट भी है। तो इसकी वजह से भी जो शादियां कई बच सकती हैं इस वजह से टूट रही हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। आज हमने अपने इस लेक्चर में बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स का मैंने पार्ट आपको स्टार्टिंग का वो बताया है। इसके जो ग्राउंड्स हैं जो अवेलेबल हैं वो डिटेल में जितने भी, ये पहले हमारे पास 9 होते थे, अब हमारे पास 8 हैं ये ग्राउंड्स। ये 8 ग्राउंड प्लस 4 एडिशनल ग्राउंड्स जो वाइफ को अवेलेबल हैं वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, लेक्चर 4 में लूँगी, जो दोनों पार्टीज़ को अवेलेबल हैं। तो आज की इसके लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।